हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसके क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोग को लाया हूँ कृषि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एंड कुछ ऐसे मतलब कुछ थ्योरीज हैं। ठीक है, कुछ थ्योरी एंड कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। तो आइए मैं आपको कृषि के बारे में पढ़ाता हूँ कुछ आज कुछ पॉइंट। बट दोस्तों उससे पहले मैं आप लोग को एक बात कहना चाहूँगा कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है दोस्तों, आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कृषि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर जो है खेती होती है? तो 51% भाग। ठीक है दोस्तों, कितने प्रतिशत भाग पे होती है दोस्तों? तो 51%। ठीक, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक, भारत में कितने प्रतिशत भाग पर चरागाह है? ठीक है, चरागाह, चराने योग्य भूमि जो होती है, ये कितने प्रतिशत जो है भाग पर है दोस्तों चरागाह? तो ये आपका है 4% भाग। ठीक है दोस्तों, कितने प्रतिशत भाग पर चरागाह है? तो 4%। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन से भारी भूमि कितनी है? ठीक है, वन से भरी भूमि कितनी है प्रतिशत में बताओ। ठीक है, तो वन से भरी भूमि जो है दोस्तों आपका 21% है। ठीक है, पर अब जो है इंक्रीज हो रही है दोस्तों। ठीक है, 21% है पर अब इंक्रीज हो रही है क्योंकि वृक्षारोपण ज़्यादा हो रहा है अब। ठीक है, लोगों को धीरे धीरे अपने इन्वायरमेंट के बारे में पता चला है कि हम अपने इन्वायरमेंट पे ही डिपेंड है, इसलिए जो है कि अब दोस्तों लोग भी पेड़ पौधे लगा रहे हैं। ठीक है, आप लोग को भी जो है कि वृक्षारोपण करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा इन्वायरमेंट नहीं सही रहेगा दोस्तों ना, हमारा इन्वायरमेंट सही नहीं रहेगा तो हम भी स्वस्थ नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर हमारा इन्वायरमेंट अच्छा है तो हम स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी जो है अपने इन्वायरमेंट को जो है सुरक्षित रखें। ठीक है, पेड़ पौधे लगाएं, प्रदूषण कम फैलाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं हम दोस्तों कि बंजर भूमि तथा बिना आयोग की भूमि का प्रतिशत भारत में कितना है? ठीक है, बंजर भूमि और बिना उपयोग की। ठीक है दोस्तों, बिना उपयोग की, सॉरी दोस्तों वहाँ आयोग पढ़ा गया था, बिना उपयोग की। ठीक है, बंजर भूमि तथा बिना उपयोग की भूमि जो है कितने प्रतिशत है भारत में? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बंजर भूमि जो है आपकी 24% है। ठीक, इस पॉइंट को आप लोग याद रख लेना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आइए झूम खेती के बारे में कुछ पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि झूम की खेती जो है, पहला पॉइंट है आपका, यह अस्थिर प्रकार की जो है कृषि है। ठीक है, अस्थिर मतलब स्थिर नहीं है ये। ठीक है, मतलब ये स्थिर नहीं है, ये जो है अस्थिर प्रकार की कृषि है जो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती रहती है। ठीक है, एक जगह से जो है दोस्तों, एक जगह से दूसरी जगह, ठीक, एक जगह से दूसरी जगह जो है स्थानांतरित होती है। ठीक है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड आदि पूर्वोत्तर राज्यों में जो है ये कृषि प्रचलित है दोस्तों। ठीक है, अगर ऑप्शन में कभी आपको आ जाए कि झूम की खेती कहाँ होती है, तो अगर इसमें से असम दिख जाए, अरुणाचल प्रदेश दिख जाए, मिजोरम दिख जाए और नागालैंड, तो आप जो है आसानी से टिक लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप ये 4 पॉइंट जो है याद कर लें, कहाँ कहाँ पे जो होती है खेती, झूम की खेती, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता रहता है दोस्तों, काफ़ी बार, मतलब जिससे आपका यूपी टेट के भी एग्जाम में पूछता रहता है, यूपी लेखपाल के पेपर में पूछता रहता है, यूपी पीसीएस तक के पेपर में, मतलब प्रत्येक एग्जाम में जो है पूछता रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन। तो उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आप कि इसमें जंगलों में, इसमें होता क्या है झूम की खेती में दोस्तों, जंगलों में जो है कि आग लगाकर पेड़ों को काट कर भूमि साफ की जाती है, इसके बाद जो है इस भूमि पर जो है खेती की जाती है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम जो है कि जो है कि अब ये प्रथा जो है थोड़ी स्लो हो गई है, क्योंकि इसलिए इसको रोकना पड़ा है दोस्तों, क्योंकि अब जो ये क्या है कि पेड़ों को जला देते थे, जंगलों को जला देते थे। ठीक है, फिर उस भूमि को साफ करके उस पर खेती करते थे या पेड़ों को काट देते थे, इससे क्या होता था, हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से अब इस खेती के लिए जो है मतलब रोक लगा दी गई है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है दोस्तों, झूम की खेती के बारे में क्या क्या है, कैसे प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, तीसरा पॉइंट है, 2-3 साल बाद ये भूमि त्याग दी जाती है। ठीक है, खेती के बाद 2-3 साल बाद जो है भूमि त्याग जाती है और नई भूमि तैयार की जाती है। ठीक है, कहते हैं क्या है कि जंगलों को काट कर खेती करते हैं, उसके बाद क्या है कि 2-3 साल बाद जो है, 2-3 साल के बाद जो है ये इस भूमि को फिर त्याग देते हैं, यानी इस भूमि को छोड़ के दूसरी भूमि की तलाश करने लगते हैं। ठीक है, फिर पेड़ पौधा काटते हैं या जला देते हैं जंगल को, फिर वहाँ खेती करने लगते हैं। तो इससे क्या है दोस्तों, हमारे इन्वायरमेंट पे काफ़ी इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट जो है बिगड़ रहा था इसकी वजह से। यहाँ पे चौथा पॉइंट देख सकते हैं आप दोस्तों, ये खेती पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। ठीक है,
क्योंकि जो है जंगलों को समाप्त करने से पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा था। ठीक है, जंगलों को जब समाप्त करेंगे तो पर्यावरण का संतुलन स्वाभाविक है कि बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग भी पर्यावरण पे ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, अपने आसपास जो है सफाई रखें और लोगों को बोला करें कि जो है कि ज़्यादा मतलब पर्यावरण को अपने सुरक्षित रखें वो लोग भी। और कोई कूड़ा कचरा करता है तो उन पर आप जो है ऑब्जेक्शन ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पांचवा पॉइंट है, झूम की खेती जो है विश्व के अन्य देशों में भी होती है और वहाँ पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आइए दोस्तों हम जान लेते हैं, ये भी पॉइंट ये भी पूछता रहता है। ठीक है, बड़े पेपर में पूछता है, छोटे पेपर में तो नहीं पर बड़े पेपर में ज़रूर पूछता है दोस्तों। ठीक है, कि झूम की खेती के विश्व में जो है अन्य नाम क्या 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 बुलाया जाता है। जैसे भारत देश हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ हो गया देश आपका, यहाँ हो गया आपका झूम की खेती के नाम। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं भारत में झूम की खेती ही बोला जाता है। मलेशिया में झूम की खेती को इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, लडांग जो है बोला जाता है। ठीक है, लडांग। ठीक, उसके बाद फिलीपींस पे इसको चैनिंग नाम से जाना जाता है। ठीक है, झूम की खेती को फिलीपींस में चैनिंग नाम से जाना था। मैक्सिको में दोस्तों मिल्पा नाम से जाना जाता है। ठीक है, मिल्पा। वेनेजुएला में क्या होता है, कोनुकू नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, कोनू को नाम से जाना जाता है। फिर जायरे या वेसिन में इसको क्या जाना जाता है दोस्तों, माजोले नाम से जाना जाता है झूम की खेती को। ठीक है, और श्रीलंका में जो है इसको चेना नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रख लेना सब। ठीक है, ये मतलब झूम की खेती के अन्य नाम है, मतलब अलग अलग देशों में जो है अलग अलग नाम से इसको मतलब जाना जाता है दोस्तों। ठीक, उसके बाद दोस्तों शीर्ष पाँच जो है बंजर भूमि वाले राज्य। ठीक है, शीर्ष जो है 5 बंजर भूमि वाले राज्य है, ये इसके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछता रहता है कि शीर्ष 5 बंजर भूमि वाले राज्य, या सीधे सीधे पूछ लेगा कि बंजर भूमि वाले प्रथम मतलब पहला स्थान जब अपने जो कि अपने इंडिया की बात हो रही है दोस्तों ये। ठीक है, तो राजस्थान। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आता है राजस्थान। ठीक है, राज्य 2005 के हिसाब से है ये। ठीक है, तो बंजर भूमि वर्ग किमी में है। यहाँ पे आपका भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत में यहाँ दे रखा है आपका, और बंजर भूमि वर्ग किमी में। ठीक है, राजस्थान में जो है राजस्थान का आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, 1 लाख जो है दोस्तों 1,01,000 जो है 454 जो है वर्ग किमी। ठीक है, और परसेंटेज में यहाँ देख सकते हैं भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत क्या है, तो 29 जो है 29.64 जो है आपका यहाँ पे परसेंट में जो है फैला पड़ा है। ठीक है, उसी तरह आप जम्मू कश्मीर का देख सकते हैं दोस्तों 7,202। ठीक है, और इसमें भौगोलिक क्षेत्रफल देख सकते हैं आप 69.24 जो है आपका बंजर भूमि इतने क्षेत्र में पाया जाता है भौगोलिक क्षेत्र में। ठीक है, और मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं दोस्तों 5,000 जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे है आपका 57,000, सॉरी दोस्तों 57,134। ठीक है, और भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत क्या है, तो यहाँ पे है 18.53। ठीक है, 18.53। महाराष्ट्र का आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, 49,275 है, और आपका जो है भौगोलिक क्षेत्रफल आपका देख सकते हैं प्रतिशत में क्या है, तो ये है आपका दोस्तों 16.01। ठीक है, आंध्र प्रदेश में आप देख सकते हैं दोस्तों 45,267 वर्ग किमी में फैला है जो बंजर भूमि है। ठीक है, बंजर भूमि की बात हो रही है यहाँ पे, बंजर भूमि ये जो है वर्ग किमी में फैला है दोस्तों। ठीक है, 45,267 वर्ग किमी है। और यहाँ भौगोलिक ये जो है लास्ट में जो दे रखा है ये दोस्तों, ये भौगोलिक क्षेत्रफल है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो दोस्तों भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है 16.45% है दोस्तों। ठीक है, ये आपका वर्ग किमी में है, कितना वर्ग किमी में बंजर भूमि है, और ये भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत में है ये दे रखा है। ठीक है, प्रतिशत दे रखा है। तो आइए दोस्तों और कुछ बातें जान लेते हैं भारत और कृषि। ठीक है, भारत की कृषि के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों रबी की फसल। ठीक है, रबी की फसल में क्या क्या होता है दोस्तों, ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है ये फसल। ठीक है, रबी की फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा जो है मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ठीक है, जैसे दोस्तों क्या बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में, क्या बोया जाता है दोस्तों, गेहूँ हो गया आपका, जौ हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, सरसों हो गया। ठीक है, तो ये सब जो दोस्तों अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसको काटा जाता है, तो इसी को जो है रबी की फसल जो है कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों
यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों खरीफ की फसल। आगे देखते हैं हम खरीफ की फसल। ठीक है, खरीफ की फसल में क्या क्या बोया जाता है दोस्तों, आइए जानते हैं हम। ठीक है, ये जून जुलाई में बोई जाती है। ठीक है, और अक्टूबर में काटी जाती है। ठीक है, जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर में काटी जाती है। जैसे चावल हो गया हमारा। ठीक है, चावल हमारा क्या होता है, बारिश बरसात के समय में बोया जाता है दोस्तों चावल, तो वही जून जुलाई बोल रखा है। अगर जून जुलाई में कौन सी फसल उगाई जाती है तो आप सबसे पहले जान जाएंगे चावल, क्योंकि चावल को जो है पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसलिए जो है चावल। आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि चावल जो है हमेशा पानी में बनता है। ठीक है, आप किसी भी बर्तन में चावल रखते हैं तो उसके बाद पानी डालना पड़ता है, जब जाके वो पानी तब जाके वो पकता है। ठीक है, पानी डालना ही पड़ता है। तो इसी तरह होता है कि ये जो धान है, धान में पानी बहुत लगता है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए ये बरसात के समय में ही जो है बोया जाता है। तो चावल हो गया आपका, कपास हो गया, ज्वार हो गया, गन्ना हो गया, बाजरा हो गया, तंबाकू हो गया और दालें इत्यादि हो गई जो है दोस्तों, ये खरीफ की फसल है। ठीक है, ये सब खरीफ की फसल है। क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है व्यापारिक फसल कौन सी होती है। ठीक है, कपास और चाय जो है आपकी। ठीक है, कपास और चाय, ये क्या है दोस्तों, आपकी व्यापारिक फसल है। ठीक है, कपास और चाय जो है आपकी व्यापारिक फसल है। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, कपास के लिए जो है काली मिट्टी यूज होती है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है कुछ कि कपास के लिए जो है काली मिट्टी यूज होती है, या कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा है, इस पॉइंट को आप याद कर लेना। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है काली मिट्टी को अन्य दूसरे नाम से, अन्य किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो रेगुर मिट्टी। कभी कभी पूछ देता है रेगुर मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी। ठीक है, और इसी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, कपासी मिट्टी, कपास के लिए जो है काली मिट्टी यूज होती है, या कपासी मिट्टी बोल सकते हैं आप उसे, या रेगुर मिट्टी कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें कपास बोया जाता है। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चावल अनुसंधान केंद्र। तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों, चावल अनुसंधान केंद्र जो है आपका कहाँ है दोस्तों, कटक में। ठीक है, कटक में। ठीक है, आलू अनुसंधान केंद्र देख लेते हैं दोस्तों, ये सब कृषि की क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये अगर आप लिखना चाह रहे हो तो कहीं लिख लेना दोस्तों, और वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लग रही हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करो दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, और वीडियो पे लाइक कमेंट करना भी ना भूलें दोस्तों। ठीक है, सब्सक्राइब तो कर लिया करो फ्रेंड प्लीज़। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। ठीक है, आलू अनुसंधान केंद्र क्या है आपका, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, कहाँ पे है, तो आपका शिमला में है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछता रहता है कि जो है कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कटक में है, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, शिमला में है। ठीक है, तो उसके बाद अब जायज़ का फसल देख लेते हैं। जायज़ का फसल क्या होता है दोस्तों, जायज़ का फसल जो है आपका मार्च में बोई जाती है। ठीक है, उसके बाद मई जून में जो है काटी जाती है। जैसे आप गर्मी में देखते हैं ना दोस्तों, गर्मी में आपके क्या होता है, मई जून में क्या होता है, ककड़ी मिलने लगती है। ठीक है, ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, ये सब जो है आपको मिलने लगता है मार्केट में। ठीक है, तो ये मार्च में बोया जाता है और मई जून में जो है काटा जाता है। ये इसको जायद की फसल बोली जाती है। ठीक है, जायद की फसल पूछे तो क्या क्या कह सकते हैं आप, जैसे ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया। ठीक है, ये सब क्या है दोस्तों, जायद की फसल है। ठीक है, जायद की फसल में आती है। उसके बाद नकदी फसल देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, नकदी फसल में क्या होता है दोस्तों, नकदी फसल यहाँ पे आप देख लेते हैं, ये वो फसल है जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये व्यापार से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो फसल है व्यापार के उद्देश्य से जो है किसानों द्वारा उगाई जाती है। अब जैसे देख सकते हैं कपास, ठीक है, गन्ना हो गया, जूट हो गया, तंबाकू हो गया, इत्यादि, मतलब और भी कुछ फसल ऐसे हैं। ठीक है, तो आपका कपास, गन्ना, जूट और तंबाकू जो है दोस्तों, ये जो है व्यापार के उद्देश्य से जो है उगाया जाता है किसानों द्वारा। ठीक है, भारत की कृषि में फसल का स्थान। ठीक है, भारत में जो है दोस्तों, भारत की कृषि में जो है फसल का स्थान क्या है। ठीक है, फसल का स्थान देख लेते हैं दोस्तों। तो चावल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं चावल। ठीक है, चावल नंबर 1 पे कहाँ पे है दोस्तों, तो ये पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चावल नंबर 1 पे कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, दूसरा नंबर पंजाब का है। ठीक है, चावल जो है आपका, चावल जो है पहले स्थान पे जो है, मतलब चावल में जो है भारत में पहले स्थान पे पश्चिम बंगाल है, फिर पंजाब है दोस्तों। ठीक है, गेहूं में उत्तर प्रदेश से पहला स्थान। ठीक है, प्रति हेक्टेयर से पहला पंजाब है। प्रति हेक्टेयर से पूछे, ये भी इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है दोस्तों। ठीक है, प्रति हेक्टेयर से पूछे भारत में पहला स्थान किस राज्य का है, तो पंजाब है। अगर ऐसे नॉर्मली पूछता है कि गेहूं का स्थान किस राज्य का है,
तो भारत में किस राज्य का प्रथम स्थान है गेहूं में? तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ से हमारा 2 क्वेश्चन बन गया, ठीक है, एक तो प्रति हेक्टेयर से पूछे तो पंजाब हो गया, और ऐसे नॉर्मली पूछे तो आपका उत्तर प्रदेश, ठीक। ज्वार जो है कहाँ का, मतलब प्रथम स्थान कहाँ पे है ज्वार का? तो महाराष्ट्र में है, उसके बाद दूसरा स्थान कर्नाटक में, ठीक है। भारत में जो है ज्वार पहले नंबर स्थान पे कहाँ पे पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में। दूसरे स्थान पे कहाँ पे उगाया जाता है दोस्तों, कहाँ पे बोया जाता है? तो ये कर्नाटक में, ठीक है। बाजरा की उपज जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है दोस्तों? तो राजस्थान में। बाजरा की उपज जो है आपकी सबसे ज़्यादा राजस्थान में होती है, और दूसरा जो है बाजरा की उपज जो है उस दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में होती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मक्का है, मक्का का पहला स्थान जो है कर्नाटक है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश है दोस्तों, ठीक है। कुल खाद्यान्न का आप देख सकते हैं दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश पहला स्थान है, फिर उसके बाद पंजाब है, ठीक है। कुल खाद्यान्न का जो है स्थान जो है भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में जो है पहला स्थान है, और पंजाब का जो है दूसरा स्थान है। विश्व में चीन, ठीक है, विश्व में चीन चावल और गेहूं में देश में पहले स्थान पे, ठीक है। विश्व में अगर पूछे तो चावल, ठीक है, विश्व में अगर पूछे आपको तो चावल हो गया और गेहूं हो गया, इनमें जो है चीन जो है पहले, दोनों में जो है पहले स्थान पे है दोस्तों, ठीक है। चीन जो है चावल और गेहूं उगाने में पहले स्थान पे है, फिर उसके बाद इंडिया का स्थान आता है दोस्तों, ठीक। उसके बाद दोस्तों चना, चना की उपज जो होती है, चना कहाँ सबसे ज़्यादा उगाया जाता है? तो प्रथम स्थान आपका मध्य प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है दोस्तों, ठीक है। प्रथम जो है मध्य प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है। फिर उसके बाद अरहर कहाँ ज़्यादा उगता है, कहाँ पे बोया जाता है ज़्यादा, ठीक है, कहाँ उगाया जाता है? तो महाराष्ट्र में पहला स्थान है दोस्तों, मध्य प्रदेश में दूसरा। काफ़ी की खेती कहाँ होती है दोस्तों? तो काफ़ी की खेती जो है आपकी कर्नाटक में होती है पहले स्थान पे, और दूसरे स्थान पे कौन है? केरल है। टी, चाय की खेती जो है, चाय जो है प्रथम स्थान पे चाय में कौन सा है? तो असम राज्य है, ठीक है, जो चाय को उगाता है, चाय की उपज करता है, और उसके बाद पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो चाय की उपज जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? तो असम में। फिर उसके बाद जो चाय की खेती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? तो असम में, फिर पश्चिम बंगाल में, ठीक है। या कभी कभी पूछ लेता है कि चाय कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो असम में। या चाय की खेती कहाँ होती है? तो असम में। दूसरे स्थान पे पंजाब में, ये सॉरी दोस्तों यहाँ पश्चिम बंगाल में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं प्राकृतिक रबड़ की खेती कहाँ होती है, ठीक है। तो केरल में होती है, उसके बाद तमिलनाडु में, ठीक है। पहला स्थान प्राकृतिक रबड़ में केरल का है, यहाँ पे केरल है दोस्तों, ठीक है। ये आप सुधार लेना दोस्तों, ठीक है, ये केरल है, ये आपका केरल है दोस्तों, ठीक। आपका पहला स्थान जो है केरल का है, फिर तमिलनाडु का है, ठीक है। नारियल की खेती में पहला स्थान किसका है दोस्तों? केरल का है, दूसरा तमिलनाडु का। गन्ना की खेती में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है दोस्तों, दूसरा महाराष्ट्र का, ठीक है। गन्ना सबसे ज़्यादा पूछता रहता है, ठीक है। गन्ना की उपज जो है सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में होती है पहले स्थान पे, फिर महाराष्ट्र में होती है। तंबाकू की खेती जो है सबसे ज़्यादा, मतलब पहले स्थान पे कहाँ पे उगाई जाती है सबसे ज़्यादा? तो आंध्र प्रदेश में पहला स्थान, ठीक है। तम्बाकू में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, फिर उसके बाद गुजरात है, ठीक है। खेती जो है आंध्र प्रदेश, तम्बाकू की खेती में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, फिर गुजरात है दूसरे नंबर पे। आलू की खेती दोस्तों उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है आलू की खेती में, और फिर उसके बाद दूसरा नंबर पश्चिम बंगाल का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों प्रमुख क्रांतियाँ, ठीक है, प्रमुख कृषि क्रांति के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रमुख कृषि क्रांति क्या है दोस्तों? यहाँ पे हरित क्रांति आप देख सकते हैं, ठीक है। हरित क्रांति जो है आपका खाद्यान्न उत्पादन के लिए जो है किया गया था, ठीक है। हरित क्रांति किसके लिए किया गया था दोस्तों? तो ये खाद्यान्न उत्पादन के लिए। श्वेत क्रांति किसके लिए है? तो दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है, ठीक है, दूध उत्पादन से। नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड है, ठीक है, मत्स्य उत्पादन के लिए। फिर उसके बाद भूरी क्रांति किसे कहते हैं? उर्वरक को, ठीक है, उर्वरक उत्पादन के। फिर उसके बाद पीली क्रांति किसके लिए हुआ था? तिलहन उत्पादन के लिए। तिलहन उत्पादन के लिए कौन सा क्रांति हुई थी? तो पीली क्रांति। कृष्ण क्रांति किसके लिए हुआ था? बायोडीजल उत्पादन के लिए। बायोडीजल उत्पादन के लिए जो है कृष्ण क्रांति है, ठीक है। अंडा उत्पादन के लिए जो है दोस्तों रजत क्रांति, ठीक है, रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन के लिए, ठीक। आइए उसके बाद लाल क्रांति किसे कहते हैं दोस्तों? तो टमाटर और मांस उत्पादन के लिए जो है हुआ था, ठीक है। गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली के उत्पादन के लिए। उसके बाद बादामी क्रांति आपका मसाला उत्पादन के लिए। सुनहरी क्रांति जो है
फल उत्पादन के लिए, अमृत क्रांति जो है नदी जोड़ो परियोजना के लिए, ठीक है। तो ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, इसे आप जो है सबको याद रखना है, ठीक है। अमृत क्रांति जो है किसके लिए था, तो अमृत क्रांति जो है नदी जोड़ो परियोजना के लिए था। सुनहरी क्रांति दोस्तों फल उत्पादन के लिए था। और बादामी क्रांति जो है मसाला उत्पादन के लिए। गुलाबी क्रांति जो है आपका झींगा मछली के लिए। लाल क्रांति जो है टमाटर मांस उत्पादन के लिए दोस्तों। और यहाँ पे रजत क्रांति जो है आपका अंडा के लिए है, अंडा उत्पादन के लिए। और कृष्ण क्रांति किसके लिए हुई थी, तो यह बायोडीजल उत्पादन के लिए। पीली क्रांति तिलहन से रिलेटेड है, ठीक है। आइए दोस्तों कुछ विधियाँ जान लेते हैं, ठीक है, कि सेरीकल्चर को क्या कहते हैं, तो रेशम पालन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एग्जाम में आता रहता है दोस्तों, ठीक है। सेरीकल्चर किसे, रेशम की कीट पालन के लिए जाना जाता है, ठीक है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के लिए जाना जाता है, ठीक है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन के लिए जाना जाता है, ठीक है, मत्स्य पालन के लिए। उसके बाद फ्लोरिकल्चर में क्या होता है, फूलों का उत्पादन होता है, ठीक है। विटीकल्चर अंगूर की खेती, विटीकल्चर में क्या होता है, अंगूर की खेती, ठीक है। ये सब पॉइंट है दोस्तों जो एग्जाम में आते रहते हैं, तो ये सब आपको याद करना है। वर्मी कल्चर जो है दोस्तों किससे रिलेटेड है, तो केचुआ पालन से, ठीक है। वर्मी कल्चर केचुआ जो है केचुआ केचुआ होगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। आप जो है सही कर लेना, यहाँ पे केचुआ पालन के लिए है, ठीक है। केचुआ पालन के लिए आपका क्या है दोस्तों, केचुआ पालन के लिए आपका वर्मी कल्चर है, ठीक है। पोमो कल्चर किससे रिलेटेड है, तो फलों का उत्पादन के लिए। ओलेरी कल्चर किससे रिलेटेड है दोस्तों, सब्जियों का उत्पादन के लिए, ठीक है। हार्टिकल्चर बागवानी। एरोपोर्टिक जो है हवा में पौधों का उगाना। हाइड्रोपोनिक्स जो है आपका पानी में पौधों का उगाना, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछता रहता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में कहीं ना कहीं मेहनत लगता है दोस्तों। अगर आप देख रहे हैं तो आपके सब्सक्राइब से हमें एक मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दें दोस्तों, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, ताकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। इसमें मैंने इतने कम समय में, इतनी कम टाइम में ही इतनी काफ़ी चीज़ें आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है, इतना मटेरियल। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों आगे देखते हैं हम, ठीक है। हरित क्रांति सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था, हरित क्रांति का जो था प्रभाव जो है सबसे अधिक किस जो है अधिक प्रभाव सबसे किस फसल पे सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चावल, और हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा चावल और गेहूं पे पड़ा था, ठीक है। भारत में जो है, भारत में दोस्तों हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है, तो ये एग्जाम में बहुत बार आता है दोस्तों, ठीक है। और प्रत्येक एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, कोई चाहे जैसा भी एग्ज़ाम हो, बीएड, यूपी टेट, सी टेट आपका, ठीक है, यूपी पीसीएस, ग्रुप डी एसएससी, चाहे किसी भी चीज़ का जीके जीएस सारा हो, जिसमें एग्रीकल्चर हो, जिस सब्जेक्ट में मतलब जिसके सिलेबस में एग्रीकल्चर हो, उसमें आता ही आता है, ठीक है। राम एस जो है स्वामीनाथन, ठीक है, राम एस स्वामीनाथन को, ठीक है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, सॉरी दोस्तों मैं राम पढ़ रहा था, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जो है भारत में जो है हरित क्रांति लाने का श्रेय जो है किन्हें जाता है दोस्तों, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है कब हुई थी, तो आप इसे भी जो है दोस्तों याद रखना, ठीक है। कब हुई थी शुरुआत, जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1967 से 1968 में हुई थी, ठीक है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन जो है तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की जो है स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1986 ईस्वी में, ठीक है। भारत यूरिया के मामले में कितना आत्मनिर्भर है, तो जानते ही आप दोस्तों आजकल जो है भारत जो है यूरिया पे 100% निर्भर है, ठीक है। कोई भी खेती हो बिना यूरिया के नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे है किस उर्वरक का भारत पूरी तरह आयात करता है, तो यहाँ पे दोस्तों आप जो है कि इसको सही कर लेना, किस उर्वरक का भारत पूरी तरह जो है आयात करता है, तो यहाँ पे दोस्तों पोटेशियम होगा, ठीक है, पोटेशियम, ठीक है, इसे आप सही कर लेना दोस्तों, पोटेशियम होता है, ठीक है। पोटेशियम का जो है भारत सबसे ज़्यादा जो है उर्वरक का जो है आयात करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर। एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों, जम्मू कश्मीर, जो दोस्तों अब जो है यूटी हो गया, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। अब ये जो है जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी हो गया, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन आपका एक करंट अफेयर का भी बन रहा है, ठीक है, तो इसे भी याद कर लेना, ठीक है।
केसर का एकमात्र उत्पादक वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? जम्मू कश्मीर, पर यह राज्य ना रह के यूनियन टेरेटरी हो गया, ठीक है, स्पेशल राज्य का दर्जा इसे मिल गया, ठीक है, यूटी हो गया है। तो आप दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी के बाद अब वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, ठीक है दोस्तों। और मेरे चैनल को जो है ज़्यादा मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें भाई दोस्तों, और वीडियो को जो है सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं आप लोग के लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँ। तो आइए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक रेशम कहाँ पैदा होता है? तो कर्नाटक में दोस्तों, ठीक है, भारत में सबसे अधिक रेशम कहाँ पैदा होता है? तो कर्नाटक में, ठीक है। तो दोस्तों सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। आई होप आप लोग को ये वीडियो वो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट टू पॉइंट मतलब मटेरियल था, ठीक है, जो कि इसमें आपका टाइम ना लेते हुए मैंने काफ़ी कुछ इसमें बता दिया है दोस्तों, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर मेरे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।